हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 6। तो इसमें आज हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो विद्युत के अंदर आपके जो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं वो सभी को हमने कवर किया हुआ है और आपको स्लाइड में शो भी हो रहा है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। एक तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर और जो आपके कनेक्शन का अरेंजमेंट रहता है वो, और उसके अलावा जो घर में जो यंत्र रहते हैं इलेक्ट्रिक के, उन सभी को हमने इसमें एमसीक्यू के माध्यम से हमने कवर किया है। और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक बताना है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट, और इसको अपने किससे शो करते हैं? डब्ल्यू से। इसको अपने डब्ल्यू से लिखते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट, और इसको अपने W से शो करते हैं। उसके बाद आ गया एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। इसका मात्रक होता है विद्युत धारा का, और विद्युत धारा को अपने किससे शो करते हैं? I से विद्युत धारा को लिखते हैं, और एम्पियर को A से लिखते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर, और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वॉट। ठीक है, और वोल्ट किसका वोल्ट मात्रक किसका होता है? वोल्टेज का। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं है? जूल सेकंड होता है, वाट होता है, और अशव शक्ति भी होता है। तो किलो वाट घंटा ये विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। अब देखो अशव शक्ति। अशव शक्ति क्या होता है? अशव शक्ति होता है 746 वाट के बराबर। किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। एक अशव शक्ति होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। तो ये भी याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो हमें एसआई यूनिट बतानी है किसकी? विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, क्या होती है? एम्पियर, और जिसको अपने किसे शो करते हैं? ए से शो करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत प्रतिरोध की इकाई। अब देखो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है धारा के प्रवाह, धारा के मार्ग में। जैसे मान लो कि ये आपकी क्या है? वायर है। इसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है? इसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो रही है। तो जैसे इसमें क्या लगा दिया हमने? एक बल्ब लगा दिया। तो बल्ब लगा दिया, ये क्या है कि इसके प्रवाह में क्या कर रहा है? प्रवाह में इसके अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसी को अपने क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं हमने? प्रतिरोध। अब हमने प्रतिरोध की जो इकाई है वो बतानी है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और जिसको अपने इस चिन्ह के माध्यम से शो करते हैं। ठीक है, एम्पियर मैंने आपको बता दिया धारा का मात्रक होता है, और वोल्ट मैंने आपको बता दिया वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्टेज का मात्रक होता है। और जो कुलाम है, कुलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। ये किसका मात्रक होता है? आवेश का। चलो लिख देते हैं इसके बारे में। आवेश, आवेश को किससे शो किया जाता है? क्यू से। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? कुलाम। और वोल्ट किसका मात्रक हो गया? वोल्टेज का। और धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। तो ये आपके मात्रक हैं कुछ, ये आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है? विद्युत धारा की मात्रा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? अब देखो विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा को अपने क्या बोल सकते हैं? विद्युत धारा की मात्रा को अपने बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोल सकते हैं? विद्युत आवेश। तो ये इनडायरेक्टली हमें क्या पूछ रहा है? विद्युत आवेश का मात्रक पूछ रहे हैं। तो विद्युत आवेश का मात्रक मैंने पीछे ही बताया आपको। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो देखो एसआई मानक इकाई क्या होगी? कूलाम। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता? तो ओम का नियम किसके लिए लागू नहीं होता? देखो ओम का नियम एसी परिपथ। एसी परिपथ कौन से होते हैं? अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। एसी का पूरा नाम क्या है? एसी का पूरा नाम है अल्टरनेटिव करंट। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट। अब देखो अल्टरनेटिव करंट होता क्या है? जैसे मान लो कि समय के सापेक्ष इसमें क्या है कि परिवर्तन होता रहता है। इसमें धारा के मान में परिवर्तन होता रहता है समय के सापेक्ष। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट। अब ये आपका जो मैंने डायग्राम बनाया, देखो समय के सापेक्ष इसमें क्या है? धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। कभी तो धारा बढ़ रही है और कभी धारा कम हो जा रही है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? एसी करंट। ठीक है, और एक होता है आपका डीसी।
डीसी में क्या होता है, डीसी में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये धारा की धारा एक, जैसे मान लो कि 5 एम्पियर की बह रही है तो 5 एम्पियर की बहती रहेगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखो निम्न में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता, तो एसी परिवर्त के लिए ओम का नियम लागू होता है, चालकों के लिए भी ओम का ओम का जो नियम है, चालक है उनके तो लागू होगा ही, और अर्धचालकों के लिए भी ओम का नियम है जो लागू होता है। चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है, देखो इसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, जब तापमान में परिवर्तन हो जाए उस टाइम ओम का नियम लागू नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो तापमान में परिवर्तन से कुछ लेना देना नहीं है, इसमें किसके परिवर्तन से लेना ना, धारा के मान में परिवर्तन से। जब धारा का मान परिवर्तन होगा तो वहां जहां धारा होगी वहीं तो आपका ओम का नियम लागू होगा, तो तापमान से कोई लेना देना नहीं है, तो यही आपका है, इससे इसमें जो ओम का नियम है वो लागू नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एसी मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो जो भारत के अंदर जो आपके अल्टरनेटिव जो करंट आता है उसकी जो आवृत्ति रहती है 50 साइकिल प्रति सेकंड रहती है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज को किस में लिखा जाता है, एचजेड में, इसी को अपने क्या बोलते हैं 50 हर्ट्ज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है एक विद्युत धारा की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। विद्युत धारा की जो विशेषताएं होनी चाहिए, तो एक तो उसका क्या होता है, गलनांक जो होता है, गलनांक कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक तो गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो विद्युत फ्यूज जो तार है उसकी विशेषताएं होती है निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो कि कई बार क्या है, बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें क्या होगा, आग लगेगी, आग लगेगी, तो यदि गलनांक कम होगा तो उसका, तो वो एकदम से क्या है कि फ्यूज हो जाएगा, है ना। और उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तभी तो उसका हमें पता लगेगा कि ये क्या है, फ्यूज तार है। फ्यूज तार की विशेषताएं होती हैं निम्न गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फ्यूज तार है वो किसका बना होता है। फ्यूज तार जो होता है वो आपका टिन एवं शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। किससे बना होता है, टिन और शीशे की मिश्र धातु से। टिन को अपने किसे लिखते हैं, SN से, और शीशे को किसे लिखते हैं, PB से। तो इन दोनों की जो मिश्र धातु है उससे आपका जो बना होता है उसको अपने क्या बोला जाता है, फ्यूज तार बोला जाता है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है। तो हमें यह बताना है कि फ्यूज तार किस पे कार्य करता है। तो फ्यूज तार जो है वो धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर निर्भर करता है। किस पे, धारा का ऊष्मीय प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे क्या हो, घरेलू जो विद्युत युक्तियां होती है उनको इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उनको जो वोल्टेज है वो समान प्राप्त हो। उनको क्या है कि वोल्टेज है वो समान प्राप्त हो। अब देखो जैसे मान लो कि एक तो होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। अब देखो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखो श्रेणी क्रम जो होगा, जैसे मान लो कि यहाँ आपका एक बल्ब लग गया, फिर उसके बाद आगे आपका एक फैन लग गया, ठीक है, ये बल्ब हो गया, ये फैन हो गया, इसी प्रकार सीरीज के अंदर एक बल्ब और लग गया। तो ये आपका एक जो क्रम रहेगा ये क्या होता है, आपका श्रेणी क्रम रहता है। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में अलग अलग युक्तियां लगी होंगी। जैसे ये बल्ब लग गया, इसमें ये एक बल्ब ही रहेगा। अब जो फैन है, फैन रहेगा वो अगले वाले में रहेगा, ये आपका फैन हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका एक बल्ब और लगा देते हैं, जैसे ये एक बल्ब और लग गया, ठीक है। तो ये आपके तीनों के तीनों जो इक्विपमेंट्स हैं एक दूसरे के समांतर में है, यानी कि पार्श्व में है। तो पार्श्व में है, इसको अपने क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें क्या फायदा है, इसमें यह फायदा है कि देखो यहां से यदि इसको धारा मिल रही है तो धारा यदि सभी को क्या आ जाएगा, धारा का मान बराबर जाएगा। अब इसमें क्या है कि श्रेणी क्रम में क्या है कि इस प्रकार से किया था, उसमें क्या है कि वोल्टता जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि देखो कुछ कंज्यूम ये कर लेगा फिर आगे पहुंचेगी। तो इसीलिए जो घरों में जो लाइट की फिटिंग की जाती है वो किस में की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। और इसलिए किया जाता है उसको क्योंकि उनको क्या है कि एक समान वोल्टता प्राप्त हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चिन्हों
में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है। अब देखो उसके अंदर मैग्नेट्रॉन होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी होती है और रेडियो तरंगे उसमें नहीं होती है। तो देखो हमने ये बताना था कौन सा संबंधित नहीं है, तो रेडियो तरंगें उसमें नहीं पाई जाती, द्विविद्युतीय ऊष्मा भी उसमें होती है। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि जो घरों में जो सूक्ष्म तरंग के चूल्हे जो होते हैं उसमें कौन सा पद संबंधित नहीं है, तो रेडियो तरंगें उसमें नहीं होती। और इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है, इसमें मुख्य रूप से मैग्नेट्रॉन अवयव होता है जो सूक्ष्म तरंगों को पैदा करता है। जो मैग्नेट्रॉन है ये इसमें मुख्य है क्योंकि यही सूक्ष्म तरंगों को उत्पादित करता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। तो देखो जो बैटरी है उसके प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या रहता है, उपापचयन रहता है। इसमें उपापचयन क्यों बोला गया, क्योंकि जो बैटरी रहती है, बैटरी में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा को ये क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो बैटरी जो होती है वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा है इसको किस में चेंज कर देती है, इसको चेंज कर देती है विद्युत ऊर्जा में, तभी तो हमें लाइट मिलेगी। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। और इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, इस सिद्धांत को बोला जाता है उपापचयन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण जो डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। तो उस उपकरण का नाम बताना है कि जो डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा के अंदर बदलता है। अब देखो जो जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और विद्युत मोटर जो होगी, विद्युत मोटर जो इसका उल्टा हो गया, विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देती है। अब जो इन्वर्टर आपने देखा होगा घरों में जो इन्वर्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, स्टोर करने के बाद जब लाइट चली जाती है तो वो हमें एनर्जी देता है। तो ये जो उपकरण है इन्वर्टर, ये क्या करता है, डिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। इन्वर्टर क्या करता है, डिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा के अंदर परिवर्तित करता है। और डिश धारा आपको पता ही है, और अल्टरनेटिव करंट आपको मैंने बता दिया है, और डिश धारा भी आपको मैंने बता दिया है। अल्टरनेटिव करंट वो होता है जो समय के साथ क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं उसमें, समय के साथ साथ उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर है। अब एक तो हो गया आपका एसी जनरेटर और एक हो गया आपका डीसी जनरेटर, इनके अंदर एक अंतर रहता है, वो अंतर हमें बताना है। जो एसी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक तो आर्मेचर लगी रहती है। एसी जनरेटर के अंदर क्या लगता है, एक तो आर्मेचर लगी रहती है। तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक आर्मेचर लगी रहती है। ये आर्मेचर क्या करती है, घूमती है। ये आर्मेचर घूमेगी तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इसी के अंदर क्या लगे होते हैं, सर्पी बल्ले लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, सर्पी बल्ले लगे रहते हैं। और जो आपका एसी के अंदर तो क्या लगे रहेंगे, सर्पी बल्ले, इनको क्या बोला जाता है, सर्पी बल्ले। और जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर सर्पी बल्ले के स्थान पर क्या लगे होते हैं, दिक् परिवर्तन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, दिक् परिवर्तक। तो इसमें देखो यही डिफरेंस है कि एसी जनरेटर में तो क्या लगा होता है, सर्पी बल्ले लगा होता है, और जबकि डीसी जनरेटर में क्या लगा होता है, दिक् परिवर्तक लगे होते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है। तो जो डीसी जनरेटर होगा वो कैसा होता है, देखो इसमें जो करंट है, करंट का फ्लो क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्ट होता है। ठीक है, और एसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी में तो डायरेक्ट होगा, और एसी जनरेटर में क्या होगा, समय के सापेक्ष धारा के मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे धारा का मान अधिक था तो यहाँ पे कम हो गया। अब जो डीसी जनरेटर होगा उसमें क्या कि जैसे धारा 5 एम्पीयर की धारा बह रही है तो वैसी ही सेम टू सेम जो धारा है वो चलती रहेगी। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर है, आर्मेचर से जो विद्युत उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी अल्टरनेटिव करंट होगी। कैसी होगी, अल्टरनेटिव। तो देखो आपने देखा होगा जो अपने जनरेटर लेके आते हैं तो उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा, उसको अपनी यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के बाद हमें उससे क्या मिल जाती है, विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। तो वो क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और हमें कौन सा करंट देता है, अल्टरनेटिव करंट देता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका एसी होगा, ना करके ये 3 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक विद्युत जनरेटर निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखो जो विद्युत जनरेटर है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, वो कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इस पे चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर।
आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत जनित्र में क्या होता है। अब देखो विद्युत जनित्र मैंने आपको बता दिया क्या है कि अपने जब उसको घुमाते हैं हाथ से तो कौन सी एनर्जी देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो जो विद्युत जनित्र है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और एक आपकी होती है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत मोटर जो होती है वो इसका उल्टा करती है। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है, यांत्रिक में, ठीक है। और जो आपका जनरेटर है वो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में। जनरेटर तो क्या करेगा, यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा, और विद्युत मोटर क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। तो ये इसमें क्या है डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फिटिंग तारों में तारों को क्या कर दिया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है। और भू संपर्कित क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या हो कि विद्युत का प्रवाह किसमें चला जाए, पृथ्वी के अंदर चला जाए। इसी कारण क्यों किया जाता है, इसका भू संपर्कित किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो आपके किसमें यूज नहीं की जाती है, ये जो बैटरी होती हैं उनको चार्ज करने के लिए उपयोग में नहीं की जाती। इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का यूज नहीं किया जाता, इसमें दश धारा का यूज किया जाता है। तो ये थे आपके जो 20 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमने इसके सारे टॉपिक भी कवर करा रखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से टॉपिक भी देख सकते हो। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।